नमस्कार दोस्तों, मैं राज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राज जी के A to Z में। आज से यूपी एग्ज़ाम में आने वाली यूपी सरकार की और केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं, उनको हम कवर करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आज फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम उपवन योजना से स्टार्ट करेंगे और डेली कोशिश करेंगे कि हम 10 से 11 योजनाएं डेली पढ़ें, ताकि 30 डेज में सारी योजनाएं सेंट्रल और यूपी गवर्नमेंट की क्लोज हो जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम भी आगे आपका डेट आने ही वाला होगा। यूपी लेखपाल, यूपी SSS के जितने भी एग्ज़ाम हैं, योजनाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है यूपी SSS के एग्ज़ाम में। तो आए पहली योजना है उपवन योजना। कौन सी योजना? उपवन योजना। प्रमुख योजना ये यूपी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, ठीक है। तो इसमें पढ़ेंगे हम उपवन योजना। उत्तर प्रदेश में तेज़ी से हो रहे शहरीकरण, उत्तर प्रदेश में तेज़ी से हो रहे शहरीकरण और तापमान के कारण शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण की कमी, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने जुलाई 24 में, कब? जुलाई 24 में उपवन योजना की शुरुआत की थी। तो तेज़ी से उत्तर प्रदेश में शहरीकरण बढ़ रहा है, इसी के साथ तापमान भी हर साल बढ़ रहा है, जिसके कारण शहरी क्षेत्रों में गर्मी बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिससे सूखा जैसी अचानक बारिश, तूफान आदि समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो उन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार एक योजना लेकर आई जुलाई 24 में, जिसका नाम उसने दिया उपवन योजना। उपवन मतलब इंग्लिश में बोले तो गार्डन, यानी कि पेड़ पौधे वाली हर एक गली में पेड़ पौधों से संबंधित एक छोटा गार्डन विकसित किया जाएगा। जहाँ खाली ज़मीन सरकार की पड़ी हुई है, वहाँ पर इनको लगाया जाएगा। तो उपवन योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है और शुरुआत हुई जुलाई 2024 में। कब शुरुआत हुई? जुलाई 2024 में उपवन योजना। शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण को इसका उद्देश्य है बढ़ाना। तो उपवन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में मुख्य आवरण को बढ़ाना, वायु प्रदूषण और शहरी ताप दीप प्रभाव को कम करना। दूसरा मतलब इसका उद्देश्य है कि वायु प्रदूषण और शहरी ताप को क्या करना है? कम करना है। अगर पेड़ पौधे लगेंगे तो जाहिर सी बात है हरित आवरण बढ़ेगा, वहाँ का वायु प्रदूषण कम होगा और शहरी तापमान में भी कमी आएगी, भूजल स्तर में सुधार होगा। पर्यावरण की दृष्टि से ऐसा माना गया है कि जहाँ पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहाँ पर बारिश अच्छी होती है। उसका एक रीज़न, साइंटिफिक रीज़न है कि पेड़ पौधे जहाँ होते हैं वहाँ पर बारिश को जल्दी तापमान के जरिए सोखा नहीं जाता, यानी वो ज़मीन की नमी बना कर रखते हैं, इसलिए वो भूजल स्तर को सुधारने में भी पेड़ पौधे मदद करते हैं। स्थानीय जैव विविधता को संरक्षित करना। जब उपवन योजना लगाई जाएगी तो जो क्षेत्रीय पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, उनको उस क्षेत्र में उगाया जाएगा, जिससे वहाँ की जैव विविधता में वृद्धि होगी। नागरिकों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। तो नागरिकों में क्या करना है कि पर्यावरण के प्रति सजग करना है नागरिकों को, कि पेड़ पौधे लगाना है। खाली ज़मीन पड़ी हुई है शहरों के किनारे या शहर के अंदर, जहाँ भी वहाँ पेड़ पौधों को लगाना है, उसमें हरित आवरण को बढ़ाना है, जिसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को कम करना तथा शहरी तापमान को कम करना, भूजल स्तर में सुधार, स्थानीय जैव विविधता को संरक्षित करना तथा नागरिकों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा
ये मुख्य रीजन है उसके उपवन योजना लाने की। शुरुआत कब हुई उपवन योजना? जुलाई 2024 में। अब क्या क्या रहेगा उसमें, उसके प्रमुख घटक पर एक नज़र डाल लेते हैं। मियावाकी तकनीक से मिनी फॉरेस्ट का विकास किया जाएगा। मियावाकी तकनीक क्या है? यह एक पेड़ पौधे उगाने की टेक्निक है जो 60 जगह में जो है ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को उगाया जा सकता है। इसे कहते हैं मिनी फॉरेस्ट विकास, यानी कि मियावाकी तकनीक से मिनी फॉरेस्ट का विकास किया जाएगा। प्रत्येक नगर निगम में 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र में हरित क्षेत्र का विकास किया जाएगा। यानी जो भी नगर निगम वाले क्षेत्र हैं, यूपी में कितने नगर निगम वाले ज़िले हैं? 17। उन 17 ज़िलों में कम से कम 2000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में हरित क्षेत्र का विकास किया जाएगा, यानी पेड़ पौधे वहाँ लगाए जाएंगे। जीआईएस और थर्मल डेटा के माध्यम से उच्च तापमान वाले क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। ये पैरामीटर हैं जीआईएस और थर्मल डेटा, जो तापमान से संबंधित हैं तथा जल का यानी वाटर लेवल जीआईएस से रिलेटेड है। स्थानीय निकायों द्वारा योजना का क्रियान्वयन और निगरानी किया जाएगा। स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, ग्राम पंचायत तो वहाँ होगी नहीं क्योंकि शहरी नगर निगमों वाले क्षेत्रों के लिए लाया गया है, तो नगर निगम के अधिकारियों द्वारा इसका जो है नियमन किया जाएगा, निगरानी किया जाएगा। एनबीआरआई द्वारा औषधीय और सुगंधित पौधों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। तो छोटी सी बात याद रखना है कि जो 17 नगर निगम है, यानी नगर निगम वाले शहरों में 2000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल को हरित आवरण के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। मियावाकी तकनीक से पौधों का विकास किया जाएगा, ठीक है। और जो एनबीआरआई है जो वह औषधि और सुगंधित पौधों की तकनीक के में सहायता करेगी कि उस जगह पे औषधीय पौधे भी उगाए जाएं। तो वो कैसे विकसित किए जाएंगे? तो एनबीआरआई उसमें जो है मदद करेगी। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा कि योजना में से शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण बढ़ेगा। यानी जो उपवन योजना लाई गई उसका मायने क्या है, उससे प्रभाव क्या पड़ेगा? तो उससे प्रभाव पड़ेगा कि कि योजना से शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण बढ़ेगा, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार, तापमान में कमी आएगी। क्या होगा? योजना से शहरी क्षेत्रों में हरित आवरण बढ़ेगा, जिससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा। जैसे दिल्ली कितना पॉल्यूटेड शहर हो गया, पेड़ पौधे है नहीं हैं, फैक्ट्रियां तमाम हैं, इतना ट्रैफिक बढ़ गया है जिससे पोल्यूशन बढ़ गया है। पोल्यूशन के कारण गर्मी बढ़ गई तमाम गैसों बढ़ने के कारण। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने नगर निगम वाले 17 शहरों में उपवन योजना जुलाई 2024 में लाई, जिसमें प्रत्येक नगर निगम वाले ज़िले में 2000 स्क्वायर मीटर के एक उपवन विकसित किया जाएगा मियावाकी टेक्निक के आधार पर। उसमें औषधीय पौधे भी उगाए जाएंगे, हरित आवरण बढ़ाया जाएगा और तमाम क्षेत्रीय वनस्पतियों को जो जैव विविधता संरक्षण में काम आएंगी वहाँ की क्षेत्रीय वनस्पतियों को उगाया जाएगा। नागरिकों को स्वच्छ और हरित वातावरण मिलेगा, जिससे उनका स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता बेहतर होगी। हरित क्षेत्रों के विकास से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उपवन योजना का निष्कर्ष क्या है? इससे क्या होगा कि उपवन योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक दूरदर्शी पहल है जो शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाकर पर्यावरणीय संतुलन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यदि यह योजना प्रभावी ढंग से क्रियान्वित होती है तो यह न केवल पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करेगी, बल्कि नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ जीवन प्रदान करने में भी सहायक होगी। नागरिकों की सक्रिय सहभागिता और स्थानीय निकायों की प्रतिबद्धता इस योजना की सफलता की कुंजी होगी। तो 2 चीज़ें तो याद ही रखनी है। एक तो इससे तो पर्यावरण रिलेटेड है, तो पर्यावरण तो बेहतर होगा ही अगर पेड़ पौधों को बढ़ाया जाएगा, हरित वातावरण बढ़ाया जाएगा। दूसरी, शहरों की जैव विविधता बढ़ेगी। तीसरा, वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। चौथा, वाटर लेवल गेन होगा, रिचार्ज होगा।
तो इन तीनों में हमने बता दिया कि 2000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में क्या होना है, 2000 स्क्वायर मीटर है, न कि वर्ग किलोमीटर। प्रत्येक नगर निगम वाले जिलों में उपवन योजना लागू की गई। और कब लागू की गई, वो जुलाई 2024 में। उद्देश्य क्या है, हरित आवरण को बढ़ावा देना। छोटी सी बात याद रखनी है, 3 बातें। उपवन योजना हो गई। नेक्स्ट योजना है त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम। तो उपवन योजना की आपको हमने बता दिया, एक बार फिर रिवाइज कर लें कि उपवन योजना की शुरुआत कब हुई थी, जुलाई 2024 में। उद्देश्य क्या है उसका, हरित आवरण बढ़ाना। मेन उद्देश्य वो है हरित आवरण बढ़ाना, ताकि शहरों की जो है वायु गुणवत्ता में सुधार हो, वाटर लेवल में सुधार हो, है ना, तथा स्वास्थ्य पर जो नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पोल्यूशन के कारण पड़ते हैं उनमें सुधार हो, तथा औषधीय और क्षेत्रीय जैव विविधता वाले पौधों को उगाया जाएगा वहाँ पर। ये 3-4 चीज़ें मोटी मोटी याद रखनी है जो आपके काम आएंगी। नेक्स्ट योजना है त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अप्रैल 24 में त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, अप्रैल 2024 में। उद्देश्य क्या था इसका, कि मक्का के आच्छादन और उत्पादन में वृद्धि करना। यानी कि मक्का का जो विस्तार है, खेती करने का जो एरिया है उसको बढ़ाना है और उत्पादन को भी बढ़ावा देना है, उत्पादन में भी वृद्धि करना है। तो मक्का विकास कार्यक्रम अप्रैल 2024 में स्टार्ट हुआ और उसका उद्देश्य है कि मक्का का आच्छादन और उत्पादन में वृद्धि करना। यह 4 वर्षों के लिए लागू की गई है। तो मक्का उत्पादन योजना कितने वर्षों के लिए लागू की गई है, 4 वर्षों के लिए लागू की गई है। इस योजना का लक्ष्य 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में मक्का का आच्छादन बढ़ाना है। यानी मक्का जो उत्पादन होता है उसको 2 लाख हेक्टेयर तक बढ़ा देना है, क्षेत्रफल में वृद्धि करनी। इसके तहत 11 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त मक्का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी 2 लाख हेक्टेयर तो क्षेत्रफल बढ़ाना है, जितने में मक्का भी उत्पन्न हो रहा है उससे प्लस 2 लाख हेक्टेयर में मक्का और अधिक उत्पादन करना है, तथा 11 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त मक्का का उत्पादन करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 27 तक उत्पादन को 27.30 मीट्रिक टन पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। तो मक्का उत्पादन योजना की 4 बातें याद रखनी है। अप्रैल 2024 में यह स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई है, अप्रैल 2024 में स्टार्ट हुई। 4 वर्षों के लिए यह योजना लागू की गई। उद्देश्य है मक्का का क्षेत्रफल और मक्का उत्पादन को बढ़ाना। 2027 तक मक्का का उत्पादन 27.30 यानी कि 27.30 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश का कुल उत्पादन 2023-24 में 27.25 लाख मीट्रिक टन है। तो 23-24 तक कितना है प्रदेश में मक्का का उत्पादन, 27.25 लाख मीट्रिक टन, जिसको 30 लाख मीट्रिक टन ले जाना है। यह योजना राज्य में मक्का उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से शुरू की गई है। क्यों शुरू की गई ये योजना? यह योजना राज्य में मक्का के उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना के तहत बेहतर कृषि तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। मक्का उत्पादन के विस्तार से खाद्य सुरक्षा को भी सुदृढ़ किया जा सकेगा। तो ये 2 योजनाएं आपकी कंप्लीट हो गई। मक्का उत्पादन योजना आपको समझ में आया, अप्रैल 2024 में शुरू की गई। कब शुरू की गई? अप्रैल 2024 में मक्का विस्तार योजना शुरू की गई। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है कि मक्का के क्षेत्रफल, जो उत्पादन का क्षेत्रफल है उसे 2 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है और प्लस 11 लाख मीट्रिक टन मक्का का उत्पादन भी करना है। जो वर्तमान में उत्पादन 27.25 मीट्रिक टन है उसको बढ़ा करके 27.30 मीट्रिक टन करना है। ये उसके उद्देश्य हैं मोटे मोटे, तो ये आपको याद रखना है। पीएम कुसुम योजना तीसरी योजना है। ये 11 योजनाएं पढ़ेंगे डेली 1 महीने तक, ताकि यूपी की कोई भी योजना छूटे नहीं।
छोटी छोटी योजनाओं को तो जल्दी जल्दी कवर करेंगे, लेकिन जो अच्छी योजनाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जा रही हैं उनको हम थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। तो पीएम कुसुम योजना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है जो 22 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा पीएम कुसुम योजना प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा। पीएम कुसुम का क्या मतलब है? पीएम से प्रधानमंत्री, के से किसान, यू से ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान एवं महाअभियान पीएम कुसुम योजना का। इससे अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी सौर ऊर्जा को इसमें मोटे तौर पर बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। वैसा है तो पीएम कुसुम योजना की शुरुआत कब हुई थी? 22 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में मुख्य तौर पर। उद्देश्य क्या था इसका? किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में सौर पंप लगाने में सहायता करना। तो पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य क्या था? एक लाइन में याद रखना है कि किसानों को ग्रामीण क्षेत्रों में सौर पंप लगाने में सहायता प्रदान करना तथा ग्रिड से जुड़ी बिजली पर किसानों की निर्भरता को कम करना। तो मेन उद्देश्य है कि सौर पंप को बढ़ावा देना किसानों को सिंचाई है, और दूसरा ग्रिड से जुड़ी बिजली पर किसानों की निर्भरता को कम करना। दो उद्देश्य हैं। पीएम कुसुम योजना 22 दिसंबर 2023 को स्टार्ट हुई थी। 3 योजनाएं हमने पढ़ा दी। पहली पढ़ी हमने योजना उपवन योजना। कौन सी पढ़ी योजना? उपवन योजना। कब शुरू हुई? जुलाई 2024 में। फिर त्वरित मक्का उत्पादन योजना पढ़ा। मक्का उत्पादन है तो मक्का उत्पादन योजना वो कब शुरू की गई थी? वो अप्रैल 2024 में शुरू की गई। उद्देश्य मक्का के उत्पादन को बढ़ावा देना। तीसरी योजना हमने पढ़ी प्रधानमंत्री कुसुम योजना, पीएम कुसुम योजना, और इसकी शुरुआत हुई थी 22 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश में। और उद्देश्य था कि सौर पंपों को बढ़ावा देना किसानों के लिए तथा जो ग्रिड आधारित बिजली है उस पर किसानों की निर्भरता को कम करना। ये थर्ड योजना है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 में कृषकों के प्रक्षेत्रों पर विभिन्न क्षमता के कुल 22,089 सोलर पंपों की स्थापना कराई गई। फरवरी 25 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 54,000 सोलर पंपों के लिए सब्सिडी योजना शुरू की थी, जिसमें किसान केवल 5,000 रुपये टोकन राशि जमा कर आवेदन कर सकते हैं। ये प्रमुख तथ्य हो गया। वित्तीय सहायता पर सरकार का योगदान क्या है पीएम कुसुम योजना पे? ये जूनियर असिस्टेंट 5512 और जूनियर असिस्टेंट 1262 में क्वेश्चन योजनाओं से पूछे गए हैं। उनमें योगदान पूछा गया है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का या किसान का। तो उसको याद रखिएगा। वित्तीय सहायता कैसे करेगी सरकार? कि सोलर पंप की लागत पर 30% अनुदान केंद्र सरकार करेगी। जो किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए ये योजना लाई गई है पीएम कुसुम योजना 2019 में केंद्र सरकार ने लागू किया था और यूपी गवर्नमेंट ने 2023 में लागू किया है। तो इस योजना को इसमें कहा गया है कि सोलर पंप की लागत का 30% कौन देगा? केंद्र सरकार देगी, 30% राज्य सरकार देगी। यानी 30% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 30% स्टेट गवर्नमेंट देगी। और शेष बचा कितना? 40%। तो 40% स्वयं फार्मर इन्वेस्ट करेंगे, यानी किसान, जो उनको बैंकों से कर्ज के रूप में उस समय तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा सरकार की ओर से। इस 40% राशि के लिए बैंक से कर्ज की सुविधा उपलब्ध होगी। तो पीएम कुसुम योजना में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो किसान हैं उनका योगदान कितना है? तो याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का 30% है, स्टेट गवर्नमेंट का 30% एंड फार्मर का जो योगदान है यानी किसानों का योगदान रहेगा वो 40% है, जिनको बैंकों से कर्ज दिलाकर कर्ज की सुविधा की व्यवस्था की गई है, ऋण दिलाया जाएगा उनको। इस प्रकार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी किसानों को पीएम कुसुम योजना के तहत। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएम कुसुम योजना 2019 में शुरू की थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने कब शुरू करी? 2023 में। कब शुरू करी स्टेट गवर्नमेंट ने? 22 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएम कुसुम योजना को अपने यहाँ स्टेट में लागू किया। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट वही योजना 2019 में शुरू कर दी थी किसान। उसका उद्देश्य क्या था? कि किसानों को सौर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे
जिसमें वित्तीय सहायता का योगदान 30% स्टेट गवर्नमेंट का, 30% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 40% खुद किसान व्यवस्था करेगा, जिसको ऋण के माध्यम से किसान को ऋण की व्यवस्था दी जाएगी पीएम कुसुम योजना के तहत। यह योजना सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगी, किसानों के खर्चों में कमी आएगी क्योंकि डीजल पंपों पर निर्भरता घटेगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी और पर्यावरण संरक्षण में इसका योगदान होगा। इतनी चीज़ें याद रखनी है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसे सीएम ग्रिड्स योजना शहरी कहते हैं, तो मुख्यमंत्री ग्रीन रोड, अगर आपसे सीएम ग्रिड्स योजना के बारे में पूछ ले या फुल फॉर्म पूछे तो उसका मतलब है मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना, और वो भी शहरी। तो मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी सीएम ग्रिड्स योजना शुरुआत कब हुई? 10 अक्टूबर 2023 को। तो मुख्यमंत्री ग्रिड्स योजना यानी सीएम ग्रिड्स योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब हुई थी? 10 अक्टूबर 2023 को। इसके द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शहरों की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना शहरी को शुरू करने का निर्णय लिया गया। तो जो शहरी सड़कें हैं उनको और बेहतर बनाने के लिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उनको मजबूत करने के लिए तथा दीर्घकालीन उपलब्धियां, मतलब दीर्घकाल तक टिकाऊ सड़कें रहें, हरित सड़कें रहें, सतत विकास युक्त सड़कें रहें, इन सबको उद्देश्य में लेके गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने 10 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री ग्रिड्स योजना, जिसे मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना के नाम से लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 10 अक्टूबर 2023 को। शहरों में एकीकृत सड़क नेटवर्क का विकास हो, इसका उद्देश्य है कि शहरों में क्या उद्देश्य क्या है इसके सीएम ग्रिड्स योजना के? पहला उद्देश्य कि शहरों में एकीकृत सड़क नेटवर्क का विकास हो, हरित सड़कों के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए, यानी ऐसी सड़कें बनाई जाएं जो हरित हों, पेड़ पौधे हों, जो उसमें लाइट की व्यवस्था की गई है वो सौर आधारित हों, ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा पर आधारित हों। तो हरित सड़कों के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित और समावेशी सड़कें बने, शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करना इसका उद्देश्य है सीएम ग्रिड्स योजना का। सड़क विकास योजनाओं का एकीकरण किया जाए और टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा दिया जाए। मोटा मोटी याद रखना है कि इसमें सड़क से संबंधित है सीएम ग्रिड्स योजना, जिसमें सड़कों का डेवलपमेंट हरित सड़कों के रूप में किया जाना है। इस योजना के तहत सड़कों में कौन कौन सी सुविधाएं विकसित की जाएंगी, डेवलप की जाएंगी, वो एक नज़र में देख लेते हैं। सीएम ग्रिड्स योजना के तहत जो सीएम ग्रिड्स योजना कब स्टार्ट की गई थी? 10 अक्टूबर 2023 को सीएम ग्रिड्स योजना 10 अक्टूबर 2023 को शुरुआत की गई थी। क्या क्या इसमें व्यवस्थाएं रहेंगी? यूटिलिटी डक्ट का निर्माण किया जाएगा, फुटपाथ होंगी उन सड़कों में, फुटपाथ युक्त सड़कें होंगी, ग्रीन जोन्स डेवलपमेंट किए जाएंगे, पेड़ पौधों की व्यवस्था की जाएगी दोनों ओर बॉर्डर के और क्रॉसिंग में, सौर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि उद्देश्य ये है सीएम ग्रिड्स योजना का कि हरित सड़कों का निर्माण किया जाए। तो सौर स्ट्रीट लाइट, बस स्टॉप की व्यवस्था की जाएगी, इलेक्ट्रिक बस चलेंगी तो उसमें ईवी चार्जिंग स्टेशन भी होंगे, सौंदर्यीकरण किया जाएगा, पैदल यात्री और संरचना का डेवलपमेंट किया जाएगा, पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक तकनीक का उपयोग कर कम कार्बन उत्सर्जन वाली सड़कों का निर्माण किया जाएगा। तो ये हो गई सीएम ग्रिड्स योजना के कुछ लक्ष्य। सड़क मरम्मत और गड्ढा मुक्त अभियान के लिए बजट का अधिकतम 10% हिस्सा उपयोग में किया जा सकेगा। एक उद्देश्य ये है कि सड़क मरम्मत और गड्ढा मुक्त अभियान के लिए बजट का अधिकतम 10% हिस्सा उपयोग किया जा सकेगा। प्रथम चरण में नगर निगमों को अनुदान मिलेगा, बाद के चरणों में नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों को भी शामिल किया जाएगा। तो अभी पहला चरण है सीएम ग्रिड्स योजना का, 10 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट की गई है, जिसमें पहले चरण में नगर निगमों को, फिर नगर निगमों के बाद नगर पालिका और नगर पंचायतों को, उसके बाद उसको सम्मिलित किया जाएगा।
विश्लेषण क्या है इसका कि शहरी क्षेत्रों को देश के आर्थिक विकास का केंद्र माना जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शहरी निकाय हैं। कितने हैं शहरी निकाय? बहुत सारे शहरी निकाय हैं, जिनमें तो केवल 17 नगर निगम हैं। सड़कों के बिना आर्थिक और वाणिज्यिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। बढ़ते शहरीकरण और ट्रैफिक दबाव को देखते हुए एकीकृत सड़क नेटवर्क की आवश्यकता महसूस की गई है। सीएम ग्रिड्स योजना से शहरी निकायों के राजस्व में भी वृद्धि होगी। सीएम ग्रिड्स योजना में शहरी निकायों के राजस्व में क्योंकि टोल प्लाजा बनेंगे जिससे टैक्स वसूला जाएगा, ईवी चार्जिंग स्टेशन बनेंगे जिनमें सरकार को राजस्व प्राप्त होगा। इससे आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। आवासीय भूमि के मूल्य में भी वृद्धि होगी। सड़कों का एकीकृत विकास सभी को सुरक्षित, तेज और पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रणाली भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये सीएम ग्रिड्स योजना के कुछ मुख्य तथ्य थे जिनको हमने विस्तार से पढ़ा, समझा। और क्या है सीएम ग्रिड्स योजना? ये रोड डेवलपमेंट से संबंधित है। 10 अक्टूबर 2023 को इसका स्टार्ट हुआ था और हरित रोडों के निर्माण हेतु इस योजना को लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा 10 अक्टूबर 2024 को। अगली योजना 24 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या में हार्ड कुक्ड मील योजना का शुभारंभ किया गया था। कौन सी योजना? हार्ड कुक्ड मील योजना। कब? 24 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अयोध्या में हार्ड कुक्ड मील योजना का शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था? 24 नवंबर 2023 को। ध्यातव्य है कि योजना लंबे समय से बंद थी, जिसे फिर से प्रदेश में शुरू किया गया है सरकार के द्वारा। उद्देश्य क्या है हार्ड कुक्ड योजना का? कब शुरू की गई थी? 24 नवंबर 2023 को। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों को 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को गर्म और ताज़ा पका भोजन उपलब्ध कराना। तो हार्ड कुक्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2023 में, नवंबर 2023 में। उद्देश्य क्या था कि राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को गर्म और ताज़ा भोजन उपलब्ध कराना। इस योजना से लगभग 80 लाख पंजीकृत बच्चों को लाभान्वित होंगे। तो हार्ड कुक्ड योजना से कितने बच्चे लाभान्वित होंगे? 80 लाख। ये एक फैक्ट याद रखना है। दूसरा फैक्ट, इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को गर्म और ताज़ा भोजन उपलब्ध कराना। हार्ड कुक्ड योजना 2023 नवंबर माह में, याद रखिएगा। प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। तो हार्ड कुक्ड मील योजना के तहत क्या दिया जाएगा कि प्रत्येक बच्चे को प्रतिदिन, जो 3 से 6 वर्ष तक के आंगनबाड़ी के बच्चे होंगे उनको प्रतिदिन कितना? 70 ग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। योजना का संचालन बाल विकास, पुष्टाहार यानी बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, नगर विकास और खाद्य एवं रसद विभाग के समन्वय से किया जाएगा। इसमें इतने लोग भागीदार होंगे। कौन कौन? बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, नगर विकास एवं खाद्य एवं रसद विभाग, इतने विभाग इसको समन्वित होकर के मतलब शामिल होकर के इस योजना को संचालित करेंगे। कौन सी योजना? हार्ड कुक्ड योजना, मिड डे मील योजना। इसको बच्चों के लिए 3 से 6 वर्ष तक के आंगनबाड़ी बच्चों के लिए चलाया जाएगा। 402.67 करोड़ रुपए की लागत से 35 जिलों में 3,401 आंगनबाड़ी केंद्रों का भी निर्माण किया जाएगा। इसी योजना के तहत 402.67 करोड़ रुपए की लागत से 35 जिलों में 3,401 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाएगा। खाद्यान्न का उठान और परिवहन खाद्य रसद विभाग द्वारा किया जाएगा। ऐसे केंद्र जो स्कूल परिसर में संचालित नहीं हैं उनके लिए अलग से हार्ड कुक्ड मील की व्यवस्था की जाएगी। खाद्यान्न और अन्य सामग्री की खरीदारी विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की तर्ज पर किया जाएगा। जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चल रहा है 1 क्लास से लेकर के 8th क्लास तक, तो उसमें जो समिति बनाई जाती है खाद्यान्न और अन्य सामग्री की खरीदारी के लिए, उसी की तर्ज पर ये हार्ड कुक्ड मील योजना को भी संचालित किया जाएगा।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और लाभार्थी बच्चों के 2 अभिभावक भी उस समिति के सदस्य बनाए जाएंगे। ग्रीष्म और शीतकालीन अवकाश के दौरान प्राथमिक विद्यालय की रसोई का उपयोग किया जाएगा। 1 जुलाई 2025 से 3 से 6 वर्ष के बच्चों को हार्ट कुक मील को पोषण ट्रैकर ऐप के जरिए फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंट से दर्ज किया जाएगा। इस योजना से लाभान्वित बच्चों को एक फेस अटेंडेंस का ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए उनको ट्रैक किया जाएगा कि लाभान्वित बच्चे कौन हैं, लाभ उनको वास्तविक लाभ मिल रहा है या नहीं। उस पर निगरानी रखने के लिए हार्ट कुक्ड मील को पोषण ट्रैकर ऐप के द्वारा फेस रिकॉग्निशन अटेंडेंस से दर्ज किया जाएगा। यह योजना बच्चों को पोषक तत्वों से भरपूर भोजन प्रदान कर उनके स्वास्थ्य में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इससे 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों में पोषण की कमी को दूर किया जा सकेगा। तो इस योजना के तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों में पोषण की कमी को दूर किया जा सकेगा। पोषण की कमी के कारण होने वाली शिशु मृत्यु दर को भी कम करने में यह योजना मददगार साबित होगी। यदि योजना का क्रियान्वयन ठीक से होता है तो यह बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में भी सहायक होगी। वंदन योजना, अगली योजना वंदन योजना। वंदन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा 10 अक्टूबर 2023 को प्रदेश में वंदन योजना हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए जाने से संबंधित प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। तो वंदन योजना की शुरुआत के यूपी गवर्नमेंट ने कब की थी? 10 अक्टूबर 2023 को। उद्देश्य क्या है इसका? उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्थित सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों का विकास करना। क्या कहा गया है वंदन योजना के तहत? शुरुआत वंदन योजना की 10 अक्टूबर 2023 को। उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्थित सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों का विकास करना। तो वंदन योजना की शुरुआत अक्टूबर 2023 में की गई, जिसका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्थित सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों का विकास करना, इन स्थलों पर आधारभूत सुविधाएं विकसित करना। इन स्थलों में जैसे क्या क्या विकसित किए जाएंगे उसके कुछ तथ्य दिए गए हैं। पहली चीज की जाएगी कि इन स्थलों पर लाइटिंग, पेयजल, साफ सफाई, लिंक रोड और बेंच जैसी सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। दूसरा, केवल उन कार्यों को शामिल किया जाएगा जो पहले से किसी अन्य योजना में प्रस्तावित या स्वीकृत नहीं की गई। प्रस्तावित कार्य की वर्तमान और भविष्य की योजनाओं में पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी। योजना के अंतर्गत केवल निकाय की भूमि या सार्वजनिक भूमि पर ही विकास का कार्य किया जाएगा। उपवन योजना में निजी भूमि या निजी भवन पर कोई सरकारी धन व्यय नहीं किया जाएगा। कार्यस्थल के प्रारंभिक चित्र, भूस्वामित्व, कब्जे का विवरण प्रस्ताव के साथ लगाना अनिवार्य होगा। भूमि की उपलब्धता के संबंध में जिला अधिकारी से प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। भूमि के दस्तावेज यानी खसरा खतौनी भी संलग्न किए जाएंगे। योजना के अंतर्गत कराए गए कार्यों का उपयोग सार्वजनिक हित के लिए किया जाएगा, जो आपका इस योजना के तहत, वंदन योजना के तहत इन स्थलों से कोई किराया या शुल्क नहीं वसूला जाएगा जो सरकार डेवलपमेंट करेगी। वंदन योजना के तहत निजी उपयोग, निजी किराया या किसी संस्था के स्वामित्व के लिए कार्य अनुमन्य नहीं होगा। यदि कार्यस्थल पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित है या उसके पास स्थित है तो कार्य आरंभ करने से पहले पुरातत्व विभाग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। चिन्हित स्थलों की नियमित साफ सफाई, स्वच्छता नगरीय निकायों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। पुरुष और महिला शौचालयों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी वंदन योजना में। यदि शौचालय नहीं है तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अलग अलग शौचालय बनाए जाएंगे, यानी पुरुष और महिला के लिए, वह वंदन योजना में। इस योजना के तहत नए शौचालयों का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा। वंदन योजना का विश्लेषण। वंदन योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों की अवस्थापना का विकास करना है। योजना के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर केवल बुनियादी सुविधाओं, लाइटिंग, पेयजल, लिंक रोड, बेंच का विकास किया जाएगा। निजी भूमि पर कोई कार्य नहीं होगा। जिलाधिकारी द्वारा भू स्वामित्व का सत्यापन अनिवार्य है। पुरातत्व विभाग के संरक्षित स्थलों के निकट विकास के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है। पुरातत्व विभाग के द्वारा स्वच्छता एवं रखरखाव का दायित्व नगरीय निकायों पर होगा। शौचालय निर्माण की अनुमति नहीं है, लेकिन स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी। आकांक्षी योजना, अगली योजना है आकांक्षी योजना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा वित्तीय वर्ष 23-24 में प्रारंभ की जा रही आकांक्षी योजना के क्रियान्वयन हेतु तैयार किए गए दिशा निर्देशों को सितंबर 2023 में स्वीकृत किया गया। तो आकांक्षी योजना के दिशा निर्देश कब स्वीकृत किए गए? 2023 में। और उत्तर प्रदेश का मंत्रिमंडल ने कब प्रारंभ किया था? 23-24 में। 2023 में ही स्वीकृत हो गया। 23-24 का वित्तीय वर्ष था। उद्देश्य क्या है आकांक्षी नगर योजना में? सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास के लिए बेहतर ढंग से लागू करना। पहला उद्देश्य कि सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास के लिए बेहतर ढंग से लागू करना। दूसरा, नगरों में तेजी से प्रगति और सतत विकास को बढ़ावा देना। मानदंड क्या होंगे इस योजना के आकांक्षी नगर योजना में? पहले चरण में 16 मानदंडों के आधार पर 100 आकांक्षी नगर निकायों का चयन किया जाएगा। शुरुआत कब हुई आकांक्षी नगर योजना की? 2023 में, 23-24 के वित्तीय वर्ष में। पहले चरण में 16 मानदंडों के आधार पर 100 आकांक्षी नगर निकायों का चयन किया जाएगा। यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। उत्तर प्रदेश में आकांक्षी नगर योजना कब तक लागू रहेगी? 31 मार्च 2026 तक। इन 100 नगरों की मॉनिटरिंग 31 मार्च 2028 तक डैशबोर्ड के माध्यम से की जाएगी। तो जो शहर इस योजना के अंतर्गत लाए जाएंगे, 100 शहर नगर, उनकी मॉनिटरिंग 31 मार्च 2028 तक किसके जरिए की जाएगी? डैशबोर्ड के। 31 मार्च 26 से पहले चयनित 100 नगरों के स्थान पर नए 100 नगरों का चयन फिर किया जाएगा। नए नगरों में यह योजना 1 अप्रैल 26 से अगले 2 वित्तीय वर्ष तक लागू रहेगी। कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, कंपटीशन सिद्धांत के आधार पर इस योजना का क्या किया जाएगा? इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। विश्लेषण, योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य युवाओं को शहरी विकास, योजना प्रबंधन, मॉनिटरिंग में सक्रिय भागीदारी का अवसर देना है। इस कार्यक्रम से नगरों के रोजगार में नए अवसर पैदा होंगे। इससे युवाओं में प्रेरणा और उत्साह को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही नगरों में बुनियादी सुविधाओं के विकास को भी गति मिलेगी। एक जिला एक उत्पाद योजना ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना को 24 जनवरी 2018 को इसको स्टार्ट किया गया था। ये तो आपको याद होगा, नहीं याद है तो रिपीट कर लेते हैं। उसी का दूसरा वर्जन उस नीति का लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में एक जिला और एक उत्पाद योजना यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की थी। कब? उत्तर प्रदेश दिवस 2018 में जब मनाया गया था 24 जनवरी को, उसी दिन यह योजना लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक जिले में पारंपरिक और विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहित करना। इस पहल ने स्थानीय कारीगरों, शिल्पकारों और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार ने इस योजना को व्यापक बनाते हुए ODOP 2.0 यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2.0 नीति तैयार की है, जिसे शीघ्र लागू किया जाएगा। यह नीति स्वरोजगार, कौशल विकास, उद्यमिता, ब्रांडिंग, निर्यात को बढ़ावा देने में केंद्रित होगी। तो ODOP 2.0 योजना का उद्देश्य क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना कब लागू की गई? 24 जनवरी 2018 को इसका वर्जन पहला आया था। 24 जनवरी 2018 को दोबारा इसको फिर से लागू किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में विशिष्ट उत्पादों को पहचान दिलाना,
या उनके उत्पादन को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। युवाओं और कारीगरों के स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना और उद्यमिता को प्रोत्साहन करना। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कारीगरों उद्यमियों के कौशल को सुधार करना। उत्पादों की ब्रीडिंग, पैकेजिंग और विपणन के माध्यम से उनके बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना। ओडीओपी उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करना, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाना। प्रमुख तथ्य इसके कि ओडीओपी 2.0 नीति के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। पहले चरण के सफल उद्यमियों को, जो ओडीओपी 1.0 आई थी, तो पहले चरण के सफल उद्यमियों को द्वितीय ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपने व्यवसाय को अगले स्तर पर ले जा सकें। उन्नाव, बिजनौर, गोंडा में निर्माणाधीन कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC परियोजनाओं का संचालन किया जाएगा। कहाँ? उन्नाव में, बिजनौर में और गोंडा में जो निर्माणाधीन कॉमन फैसिलिटी सेंटर हैं, जिससे कारीगरों को आवश्यक सुविधाएं मिल सकें। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को, जो प्रशिक्षण करने वाले विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा और उन्हें मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों से जोड़ा जाएगा। सेक्टोरल विशेषज्ञों की मदद से ओडीओपी उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जाएगा। ओडीओपी योजना में पारंपरिक खाद्य पदार्थों, अन्य नए उत्पादों को शामिल किया जाएगा, जिससे उनके बाजार में पहुंच बढ़ेगी। विश्लेषण इसका, ओडीओपी 2.0 नीति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे युवाओं और कारीगरों को लाभ मिलेगा। स्थानीय उत्पादों के उत्पादन और विपणन में वृद्धि से राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान किए जाएंगे, आत्मनिर्भर बनाया जाएगा उनको। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि कारीगरों को वास्तविक लाभ मिल सके। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमित निगरानी और मूल्यांकन आवश्यक है। निष्कर्ष क्या निकला इस योजना का कि ओडीओपी 2.0 नीति उत्तर प्रदेश सरकार की एक दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना और राज्य के नागरिकों की आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस नीति के माध्यम से न केवल कारीगरों बल्कि उद्यमियों को भी लाभ मिलेगा, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। हालांकि इसके सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण की गुणवत्ता, विपणन रणनीतियों और निगरानी तंत्र को मजबूत करना आवश्यक है। यदि ये पहलू प्रभावी ढंग से लागू किए जाते हैं तो ओडीओपी 2.0 नीति उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो ये हो गई आपकी ओडीओपी योजना। अगली मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना, उसके बाद मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के बाद नंदिनी कृषक योजना, नंदिनी कृषक योजना के बाद ये 4 योजनाएं अभी और पढ़नी है। 5 मिनट का ब्रेक, इसके बाद 4 योजनाओं का झमाझम विश्लेषण। मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना को पढ़ेंगे, 4 योजनाएं और पढ़ेंगे, 7 योजनाएं हो गई हैं। मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अंतर्गत 10 संरक्षण गृहों के निर्माण एवं संचालन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना के अंतर्गत 10 संरक्षण गृहों के निर्माण एवं संचालन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था। यह योजना अनाथ, बेसहारा और संकटग्रस्त बच्चों के पुनर्वास के लिए शुरू की गई है। इसके माध्यम से बच्चों के सुरक्षित आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास को सुनिश्चित किया जाएगा। तो एक लाइन याद रखना है कि मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना की शुरुआत 4 नवंबर 2024 को की गई थी। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री
बाल आश्रय योजना के रूप में इस योजना की शुरुआत की गई थी। क्या किया जाएगा इस योजना में? 10 संरक्षण गृहों का निर्माण किया जाएगा। 10 संरक्षण गृहों का निर्माण किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? इस योजना के अंतर्गत अनाथ, बेसहारा और संकटग्रस्त बच्चों के पुनर्वास के लिए शुरू की गई यह योजना है। इसके माध्यम से बच्चों को सुरक्षित आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास को सुनिश्चित किया जाएगा। जो अनाथ बेसहारा बच्चे हैं उनके लिए मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना 4 नवंबर 2024 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य एक बार फिर पढ़ते हैं। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के बेसहारा, अनाथ और संकटग्रस्त बच्चों को सुरक्षित आश्रय, संरक्षण और पुनर्वास प्रदान करना है। इसमें 10 संरक्षण गृहों का निर्माण कर 100 बच्चों की क्षमता वाले गृह स्थापित किए जाएंगे, जिनका संचालन राज्य सरकार के बजट में किया जाएगा। तो इसी जो योजना का मुख्य उद्देश्य है कि जो अनाथ बेसहारा बच्चे हैं उनके 10 संरक्षण गृहों का निर्माण किया जाए। 10 संरक्षण गृहों का निर्माण किया जाए और प्रत्येक संरक्षण गृह की क्षमता कितनी होगी? 100 बच्चों की, यानी कि 1000 बच्चों की व्यवस्था के लिए 10 संरक्षण गृहों की निर्माण किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत कौन से बच्चे उसमें शामिल होंगे? जो अनाथ बच्चे, बेसहारा बच्चे होंगे। कौन शामिल होंगे? जो अनाथ और बेसहारा बच्चे होंगे। कहाँ कहाँ स्थापित किए जाएंगे? यह योजना के पहले चरण में 10 जिलों में 10 संरक्षण गृह स्थापित किए जाएंगे। चयनित जिले कौन कौन से हैं? चयनित जिले एक तो आपका वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, मथुरा, फिरोजाबाद, बस्ती, झांसी और कानपुर देहात हैं। तो 10 जिले जो बाल संरक्षण के लिए चयनित किए गए हैं 4 नवंबर 2024 को। कब शुरू किए गए हैं? 4 नवंबर 2024 को। कौन कौन से वो जिले हैं? वाराणसी है, गोरखपुर है, लखनऊ है, अयोध्या, अमेठी, मथुरा, फिरोजाबाद, बस्ती, झांसी, कानपुर देहात। संरक्षण गृहों का स्वरूप इस प्रकार होगा: एक राजकीय बाल गृह बालिका, एक राजकीय बाल गृह बालक, यानी एक राजकीय बाल गृह होगा बालिका के लिए और एक राजकीय बाल गृह होगा बालक के लिए। 7 राजकीय संप्रेषण गृह किशोर न्याय बोर्ड सहित, यानी 9 हो गए, और एक प्लेस ऑफ सेफ्टी गृह होगा। प्रत्येक संरक्षण गृह में 100 बच्चों को आश्रय देने की क्षमता होगी, यानी कैपेसिटी कितनी होगी एक संरक्षण गृह की? तो वो होगी आपकी 100 बच्चों की। इस योजना के अंतर्गत बृहत निर्माण मद में वित्तीय वर्ष 24-25 में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो इस योजना के लिए 2024-25 में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 100 करोड़ रुपए। क्लियर? मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना में 10 संरक्षण गृह निर्माण किए जाएंगे। जिन जिन शहरों में निर्माण किया जाना उन शहरों को नाम दिए गए हैं, जैसे गोरखपुर है, झांसी है, कानपुर है, लखनऊ है, बनारस है, बस्ती है ना, अयोध्या है, ऐसे शहर, फिरोजाबाद है। मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना अनाथ संकटग्रस्त बच्चों के पुनर्वास संरक्षण के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। ठीक, इससे बाल सुरक्षा पुनर्वास को संस्थागत रूप दिया जाएगा। इससे क्या किया जाएगा? बाल सुरक्षा और पुनर्वास को संस्थागत रूप दिया जाएगा। सुरक्षा, शिक्षा और पुनर्वास के समग्र दृष्टिकोण के साथ यह योजना बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में सहायक सिद्ध होगी। सरकारी बजट से वित्त पोषित इस योजना से राज्य में बाल संरक्षण के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ किया जाएगा। योजना के सफल कार्यान्वयन से बेसहारा बच्चों को आश्रय और जीवन के जीने के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना 1 अक्टूबर 2024 को शुरू की गई थी। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना। कब शुरू की गई ये योजना? 1 अक्टूबर 2024 को। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना 1 अक्टूबर 2024 को शुरू की गई। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म उद्यम इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। उद्देश्य क्या है कि 10 वर्षों में
10 लाख सूक्ष्म उद्यम इकाइयाँ इसके अंतर्गत स्थापित की जाएंगी। किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत। शुरुआत हुई 1 अक्टूबर 2024 को। इस योजना के माध्यम से स्वरोजगार यानी रोजगार सृजन, आर्थिक विकास, क्षेत्रीय असमानता को कम करने का प्रयास किया जाएगा। क्या किया जाएगा इसके माध्यम से? योजना के माध्यम से रोजगार में सृजन, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय असमानता को कम करने का प्रयास किया जाएगा। उद्देश्य: इस अभियान का उद्देश्य शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करना है। आगे इसके जो तथ्य हैं और देख लेते हैं। जिला स्तर पर इस योजना के संचालन के लिए एक जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र को केंद्रीय एजेंसी नामित किया जाएगा। यानी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के लिए एक जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र को केंद्रीय एजेंसी नामित किया जाएगा। लाभार्थी की न्यूनतम आय, शैक्षिक योग्यता कितनी होनी चाहिए? 8वीं पास होनी चाहिए। इस योजना का जो लाभ लेने चाहते हैं, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। न्यूनतम योग्यता दी गई 8वीं पास, और जो इंटरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। रीजन: परियोजना लागत अधिकतम 5 लाख रुपए निर्धारित की गई है। परियोजना की लागत अधिकतम कितनी निर्धारित की है मुख्यमंत्री बाल उद्यमी विकास योजना में? 5 लाख रुपया। शुरुआत कब हुई थी इस योजना की? 1 अक्टूबर 2024 को। 5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं में लाभार्थियों को स्वयं वित्त की व्यवस्था करनी होगी। अंशदान अब इस योजना में क्या है? परियोजना की लागत का सम्मान वर्ग के लिए 15%। तो सम्मान वर्ग के लिए परियोजना की लागत का 15% अंशदान होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी परियोजनाओं की लागत का 12.5% होगा। अनुसूचित जात और जनजाति या दिव्यांगजन, मतलब इस योजना में जो 5 लाख तक की योजनाएं हैं तो वो मुख्यमंत्री बाल उद्यमी योजना के युवा उद्यमी विकास योजना के तहत 5 लाख तक का जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, ये कोई भी योजना या कोई भी एमएसएमई के क्षेत्र में काम करना चाहता है उद्यमी, तो जो 5 लाख का ऋण की व्यवस्था की गई है तो उसमें सरकार का कहना है कि उस लागत का 15% अगर सम्मान वर्ग का कोई है तो उसको उसकी लागत का 15% स्वयं निर्वहन करना पड़ेगा। ओबीसी से अगर बिलोंग करता है तो वो 12.5% स्वयं निर्वाह करे। अनुसूचित जाति, जनजाति या दिव्यांग जन है तो परियोजना का 10%। बुंदेलखंड, पूर्वांचल और आकांक्षी जनपदों के लाभार्थियों की परियोजनाओं की लागत का 10%। मार्जिन मनी सब्सिडी: परियोजना लागत अथवा 5 लाख रुपए जो भी कम हो का 10% सब्सिडी दी जाएगी। यानी 10% सरकार ने सब्सिडी देने के लिए बोला है मार्जिन लागत। ब्याज सब्सिडी क्या है? वित्त पोषण की तिथि से 4 वर्षों तक 100% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। कह रहा है कि जिस वर्ष से आपको वित्त पोषण सरकार करेगी, किसी योजना को कोई प्रोडक्ट लगाना चाहता है या कोई काम कोई युवा करना चाहता है तो उसमें जो 5 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी, उसमें से जो 4 साल तक रहेगा उसका शून्य ब्याज लगेगा। उसकी सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट प्रदान करेगी। द्वितीय चरण में अधिकतम 50% ब्याज सब्सिडी वित्त पोषण की तिथि से अगले 3 वर्षों के लिए दी जाएगी। अगर दूसरे चरण के आधार पर किया जाएगा तो क्या करेगा कि 50% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, जो उसमें लगने वाली ब्याज है 50% तक गवर्नमेंट देगी, जो अगले 3 वर्षों तक लागू रहेगी। CGTMSE कवर ऋण के 4 वर्षों तक राज्य सरकार द्वारा गारंटी शुल्क का भुगतान किया जाएगा। मोरेटोरियम पीरियड: ऋण की तिथि 6 माह तक कोई भुगतान नहीं करना होगा। यानी अगर इस योजना के लाभार्थियों ने कुछ ले लिया या कोई योजना लागू करी, उसमें पैसा मिलने के बाद 6 महीने तक आपको कोई भुगतान नहीं करना है। उसके बाद 4 साल तक गवर्नमेंट सब्सिडी भरेगी, ब्याज शून्य ब्याज आपको लगेगा। उसके बाद जब दूसरा चरण लागू होगा तो सरकार सिर्फ 50% योगदान करेगी। अगर दोबारा आप ऋण लेते हैं तो 50% ऋण कौन लागू देगी सब्सिडी? ब्याज का सब्सिडी, ना कि धन का। कौन देगी? गवर्नमेंट देगी, और 50% आपको चुकाना होगा। और ये योजना दूसरी वाली द्वितीय चरण वाली कब कितने वर्षों तक लागू रहेगी? अगले 3 वर्षों तक। यानी 5 + 3 8 वर्ष हो गए।
पहले चरण के सफल वित्त पोषण के बाद द्वितीय चरण में 10 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए आवेदन किया जा सकता है। यानी पहले चरण में आप 5 लाख तक का ही आवेदन कर सकते हैं और द्वितीय चरण में आप 5 से 10 लाख तक का यानी 10 लाख तक का आवेदन कर सकते हैं। तो पहला चरण 4 वर्षों तक लागू रहेगा जिसमें शून्य ब्याज आपको लगेगी। दूसरा चरण जब आप लागू करेंगे 10 लाख फंड मिलेगा, गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड करेगी, तो उसमें आपको जो है 50% ही ब्याज सरकार भुगतान करेगी, 50% को आपको देना होगा। द्वितीय चरण में मार्जिन मनी सब्सिडी नहीं दी जाएगी। जो गवर्नमेंट दे रही थी सम्मान वर्ग उनका मार्जिन वर्ग 10%, वह द्वितीय योजना में नहीं देगी। 7.5 लाख रुपए तक की ऋण धनराशि के लिए 50% ब्याज सब्सिडी सरकार देगी। यानी 7.5 लाख तक अगर ब्याज है, आपने धन लिया है उधार, तो उसका ब्याज सब्सिडी 50% यानी आधी ब्याज सरकार भरेगी। डिजिटल लेन देन के सापेक्ष 1 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन और अधिकतम 2,000 रुपये प्रति वर्ष का अनुदान दिया जाएगा। 1 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन कह रही है, अगर सर तुम अपना कोई शॉप खोलते हो और कुछ भी काम करते हो, डिजिटल ट्रांजैक्शन लेते हो, तो उसमें 1 रुपया प्रति ट्रांजैक्शन आपको मिलेगी। अधिकतम 2,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। और कब शुरू की गई थी? 1 अक्टूबर 2024 को। इस योजना के माध्यम से बुंदेलखंड, पूर्वांचल, आकांक्षी जनपदों के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। ब्याज सब्सिडी और मार्जिन मनी सब्सिडी के माध्यम से युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विस्तारीकरण के चरण के माध्यम से पहले चरण के सफल विस्तारीकरण के चरण के माध्यम से पहले चरण के सफल उद्यमियों को अपने व्यवसाय को विस्तार करने का अवसर मिलेगा। डिजिटल लेन देन पर प्रोत्साहन के माध्यम से डिजिटल इकोनॉमी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। अगली नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, ये जूनियर असिस्टेंट 55-12 में ये योजना पूछी गई थी। 55-12 में नहीं, ये शायद बीपीओ में पूछी गई थी। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सितंबर 2023 में नंद बाबा मिशन के हिस्से के रूप में सितंबर 23 में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी? सितंबर 2023 में। किस योजना के तहत? नंद बाबा मिशन योजना के तहत। किसने शुरू किया था? उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्यों किया था? मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध को उत्पादन का बढ़ावा देने के लिए। तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत सितंबर 2023 में हुई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, जिसमें पशुओं की नस्लों में सुधार के लिए और दूध को उत्पादन बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य था। प्रदेश में उच्च उत्पादन क्षमता वाले गोवंश का विकास करना था इसका मुख्य उद्देश्य था। पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, पशुपालकों को उन्नत नस्ल के गोवंश की उपलब्ध सुनिश्चित करना, रोजगार के अवसर उत्पन्न कराना, पशुपालकों की आय में वृद्धि करना, इसके प्रमुख उद्देश्यों में से कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। इस योजना का पहला चरण 2023-24 में सरकार 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयाँ स्थापित करने के लिए लाभार्थी को कुल लागत का 62.5 लाख रुपए की 50% सब्सिडी 3 चरणों में प्रदान करेगी। यानी कि पहले चरण यानी 22-23 में जब पहला चरण लागू किया जाएगा नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, उसमें 25-25 गायों की 35 इकाइयों की स्थापना के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी कि लाभार्थी को कुल लागत यानी टोटल लागत इन 35 गायों का 62.5 लाख आंका गया है, जिसका 50% सब्सिडी के 3 चरणों में गवर्नमेंट देगी। पहले चरण में इकाई निर्माण के लिए परियोजना लागत का 25% अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। दूसरे चरण में 25 दुधारू गाय की खरीद, उनके 3 वर्ष के बीमा और परिवहन लागत का 12.5% सब्सिडी दी जाएगी। यानी पहले चरण में 25% अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। दूसरे चरण में 25 दुधारू गायों की खरीद एवं उनके 3 वर्ष के बीमा और परिवहन की लागत का 12.5% सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। तीसरे चरण में यानी 25 और 12.5 हो गया, फिर 12.5 देगी। तीसरे चरण में परियोजना की लागत का 12.5% अनुदान के द्वारा रूप में प्रदान किया जाएगा। 12.5 कितना हो गया? 25 और 25 50 गवर्नमेंट को अनुदान देना। योजना में साहीवाल, गिर, थारपारकर और गंगा तीरी नस्ल की गाय शामिल की जाएंगी।
तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में कौन कौन सी गायें शामिल की जाएंगी, ये आपका बीपीओ में पूछा गया था। तो इसमें शामिल की जाएंगी साहीवाल, गिर, थारपारकर और गंगातीरी। साहीवाल, गिर, थारपारकर और गंगातीरी गायें शामिल होंगी। गंगातीरी नस्ल को शामिल करने वाली इकाइयों में अधिकतम 5 गंगातीरी गायें अनुमन्य हैं, यानी गंगातीरी को जो भी इकाई शामिल करेगी तो उसमें 5 अधिकतम अनुमन्य है। अगला, लाभार्थियों के लिए कम से कम 3 वर्षों का गोपालन का अनुभव होना चाहिए। मतलब जो इस योजना के लाभार्थी होंगे, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना जो सितंबर 2023 में लागू की गई, इसके तहत जो लाभार्थी इसका लाभ लेना चाहते हैं उनको कम से कम 3 वर्ष का गोपालन का आवश्यक अनुभव होना चाहिए। साथ ही 0.5 एकड़ भूमि गोवंश की इकाई के लिए और 1.5 एकड़ भूमि चारे के लिए रहना जरूरी है। योजना का प्रारंभिक चरण 10 मंडल मुख्यालयों में लागू किया जाएगा। तो योजना का प्रारंभिक चरण कहाँ कहाँ लागू किया जाए? 10 मंडल मुख्यालयों में, जिनमें अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, बरेली शामिल हैं। कामधेनु, मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु योजना को लाभार्थियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जो कामधेनु योजना, मिनी कामधेनु योजना और माइक्रो कामधेनु योजना के तहत लाभार्थी हैं उनको लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा, यानी कि इन योजनाओं में जो लाभार्थी संलिप्त हैं उनको नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। आवेदनों की संख्या के आधार पर चयन मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में ई लॉटरी के माध्यम से ये योजना प्रदान की जाएगी लाभार्थियों को। मार्च 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कार्य योजना के अंतर्गत 294 इकाइयाँ राज्य भर में स्थापित करने की मंजूरी दी थी। विश्लेषण, उत्तर प्रदेश देश में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, लेकिन प्रति पशु उत्पादकता कम है। उत्तर प्रदेश का कहना क्या है कि प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन पर प्रथम स्थान है, लेकिन प्रति पशु उत्पादन क्षमता कम है। उत्तर प्रदेश इस योजना में प्रदेश उन्नत नस्ल के दुधारू गोवंश की संख्या बढ़ेगी, जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी। योजना से पशुपालकों की आय में वृद्धि होगी और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। इससे प्रदेश के पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। तो ये आपकी 11 योजनाएं रहीं जो हमने समाप्त करी। इनको आपको रिपीट करते रहना है, 1-2 बार वीडियो को देख लेना है, आपको याद हो जाएंगी और आपको आने वाले यूपी गवर्नमेंट के हर एक एग्ज़ाम के लिए ये योजनाएं योगदान देंगी, मतलब महत्वपूर्ण हैं, जो आपको यूपी लेखपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसआई, जूनियर असिस्टेंट या यूपी SSSC का कोई भी एग्ज़ाम होगा जिसमें उत्तर प्रदेश जीके पूछा जाएगा, उसमें इन योजनाओं में 2 से 3 योजना जरूर पूछी जाती हैं। अतः गाइस, यदि हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार।